अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग? एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू जनाब। हाँ, ज़िंदगी की गाड़ी, ज़िंदगी का सफ़र है ये, कैसा सफ़र जो कि आजकल तो ये सफ़र जो है चलना जो है ऐसा है कोई जुए शेर लाना है। रोज़ नए चैलेंजेस, नित नई ख़बरें हमारे अतराफ़ में जो है, इतना कुछ, सो मच इज़ हैपनिंग अराउंड अस कि यू नो एट टाइम्स तो वी फील कि यार क्या हो रहा है, किधर जा रही है दुनिया। और इतनी तेज़ी से ब्लिंक ऑफ एन आई में चीज़ें बदल रही हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, कंपटीशन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है। लेकिन जनाब एट टाइम्स जस्ट लंबा सांस लें, बैठें, बी पेशेंट, थिंक ओवर इट कि आपके अतराफ़ में हो क्या रहा है। अभी हमारे साथ जनाब प्रोग्राम में मौजूद हैं इम्तियाज़ वड़ाइच साहब, जो एक सीनियर तजज़ियाकार हैं, एडवोकेट हैं। और इनसे हम पहले तो वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ साहब कि आज आपने टाइम निकाला। सुबह खैर पाकिस्तान में आप हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं और आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब दुआ ज़ारा के केस के बारे में। दुआ ज़ारा बाज़ियाब हो चुकी हैं पंजाब से और उनको पेश किया गया है सिंध में। अब सिंध के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि बच्ची को यहाँ पे लाया जाए और पेश किया जाए। इसमें आपने देखा उनके पेरेंट्स का और शैला रज़ा साहिबा जो बड़ी एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व थी, उनका एक मौक़िफ़ है। बच्ची का एक और बयान सामने आ गया है जो कि कह रही हैं कि जी वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, अगवानी है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को? इस केस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए 3 पहलू हैं जिसको हमें देखना चाहिए। पहला पहलू तो है उनकी तरबियत बच्चों का ना, आजकल के ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पेरेंट्स जो हैं वो अर्निंग में लगे रहते हैं, बाप जो है जॉब पे लगा रहता है या किसी कारोबार में लगा होता है, उसकी पूरा फोकस होता है कि वो पैसे कमाए और अपने बच्चों के लिए कमाए, ज़ाहिर बच्चों के लिए कमा रहा होता है। जो माँ होती है वो बेचारी घर भी देखती है, प्लस सम टाइम वो जॉब भी कर रही होती है। इसमें ये होता है कि जो बच्चे हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। बच्चे फिर आप कह लें कि जिसको पंजाबी में कहते हैं आप हुतरे हो जाते हैं ना, यानी अपनी। और फिर उसके पास सोशल मीडिया भी है, फेसबुक भी है। आजकल देखें ना, एक ज़माना आ गया कि एक्सेस बड़े आसान हो गया है हर एक के साथ। आप उठाएं, फेसबुक उठाएं, आपको हर तरह का बंदा मिल जाता है वहाँ पे। आप ट्विटर पे चले जाएं तो वहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी हो रही है। और इनका तो जो राब्ता है वो किसी गेम के थ्रू हुआ, गेम के अंदर उनकी दोस्ती और चैटिंग स्टार्ट हुई। आजकल यही सिलसिला है, एक जरिया। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन है आपके पास, व्हाट्सअप है, कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा होगी। यानी पहले ज़माने में कभी ये होता था कि वो जो बच्चे इस तरह होते थे वो खत छत डालते थे, फिर खत पकड़े भी जाते थे और बहुत सारी पाबंदियाँ थी उनके ऊपर। अब तो इतना ईजी हो गया। अब इसमें बड़ी जिम्मेदारी आती है, एक तो ये कि पेरेंट्स की, कि वो फोकस करे अपने बच्चों की तरफ, कि वो उनका मोबाइल चेक करे, उनके जो व्हाट्सएप है उसको कभी कभार चेक करें, उसको इस तरीके से चेक करें कि उनको पता भी ना चले, वो हर्ट भी ना हो। और प्लस जो है उनका जो लैपटॉप है या जो भी कोई चीज़ है उसके अंदर आपने देखा हिस्ट्री में आ जाता है। वही वाली बात है। लेकिन आजकल के बच्चे भी इतने अवेयर हो गए हैं और जो एनजीओज हैं कुछ इस चीज़ में भी बच्चों की इतना ज़्यादा पैम्परिंग हो गई। वो कहते हैं जनाब आप हमारी पर्सनल स्पेस में इंटरवीन करें। वो जो इंटरवेंशन है उसका भी कोई बेंचमार्क होना चाहिए कि कितना और किस, क्योंकि अब ना ये वो ज़माना नहीं है कि आप जो है बच्चे को डांट डपट के या सख्ती से, ये जो मामला है ना अफवाह तफहीम से हल हो सकता है और बाहमी रजामंदी और दोस्ती से हो सकता है। नहीं, काउंसलिंग है ना, बच्चों को बताएं ना कि जी हम चूँकि पेरेंट्स हैं, हम आपकी बेहतरी चाहते हैं, हम इसलिए चाह रहे हैं। उसके ऊपर फिर मजहबी जो हमारे लोग हैं, उलमा कराम हैं या दूसरे हैं, उनको चाहिए इसके ऊपर करें। फिर जो टीचर्स हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अच्छा, इसका लीगल अगर हम पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो लीगल अब इसका क्या, आप इसको आगे किस करवट बैठता देख रहे हैं? देखिए, लीगल में सिर्फ एक ही जगह ऐसी है कि जहाँ पे उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, पेरेंट्स कहते हैं अभी को 16 साल की है वो। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है असलम खान डेरा गाजी खान से। जी असलम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? खान से सर, जी खान। जी खान साहब, मैं ये कहता हूँ जी कि ये शायद खान अभी टीवी पर आए हुए हैं। जब इमरान खान 5 रुपए बढ़ाता था तो ये कहते थे कि कौम और मुल्क को डूब रहा है। अब ये टोटल 17 दिनों में 60 रुपए बढ़ा रहे हैं। ये कहते हैं मुल्क की खातिर बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को ये बातें करते शर्म नहीं आती कि कौम को बेवकूफ बना रहे हैं? पाकिस्तानी लोग इतने बेवकूफ हैं। सही। और सब कुछ चाहिए मैं उसके पास गिरवी करके बातों में लोगों को पागल मारने को कहो कि लोग पागल नहीं, पाकिस्तानी आप लोगों के पास हैं जो लोग आपको जवाब देंगे। सही। इम्तियाज साहब, अरशद साहब की कॉल थी अभी ब्रेक पे जाने से पहले। अगेन अवाम बहुत कंफ्यूज हैं। वो यही कहते हैं कि जनाब जो ये गवर्नमेंट चेंज की गई थी ये तो इस प्ली पे की गई थी कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई से अवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन अब महंगाई डबल होगी और कहा यह जा रहा है कि इमरान साहब जो हैं वो माइंस लगा गए थे, ठीक है, और उनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आपको क्या लगता है?
असल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चूँकि अवाम के साथ प्ले किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये मैं तीनों पार्टियों को शामिल करता हूँ उसके अंदर जो इक़्तिदार में रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, PTI भी। इवन मैं समझता हूँ PTI की भी जो परफॉर्मेंस थी बड़ी क्वेश्चन मार्क थी। हम यहाँ बैठ के प्रोग्राम पे उस पर डिस्कस करते रहे। टीमिंग उनकी जो थी वो बड़ी मतलब क्या कि पुअर टीमिंग थी। उसमें उन्होंने कोई उनको सही बंदिश नहीं मिल सके, चूँकि उनकी अददी अक्सियत भी नहीं थी एक्चुअली ऐवान के अंदर। इस वजह से इमरान खान को फ्री हैंड नहीं मिला कि वो अपनी टीम सेलेक्ट कर सके। अब ऐसी सूरत में अगर हम अवाम का कहना बजाय, लेकिन अवाम के पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वोट उन्होंने डालना है। वो क्यों डालते हैं? अवाम ने वोट देना है, अवाम ही वोट देते हैं इनको। अब देखें ना, अगर ये हुकूमत में ना आते तो आप देखिए जो आप लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए थे उसमें PMLN जीती थी पंजाब के तमाम एरियाज़ के अंदर। पिंडी में जीती थी वो, स्पेशली लाहौर में जीती थी। इसी तरह जो बाई इलेक्शंस होते रहे उसमें वो जीती रही है। ये तो उन्होंने अपने पाँव पे कलाड़ी मारी है कि ये हुकूमत में आ गए हैं। ठीक है, ये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, ये जो बिजली के रेट बढ़े हैं, ये जो गैस के रेट बढ़े हैं, ये पहले भी बढ़ते रहे, PTI के दौर में बढ़ते रहे हैं और आइंदा भी बढ़ाने थे अगर रह जाते। मैं आपको बता दूँ ये किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि पेट्रोल तो हमें बड़ा रशिया से सस्ता मिल रहा था, 3% 30% जो है कम, उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन चूंकि अब IMF से कर्जा लेने और अमेरिका जो है वो नहीं चाहता है, तो उसको खुश करने के लिए तो किया, वो डील ही नहीं हुई। तो इसको फिर किस तरीके से इसमें दो चीज़ देखें। एक चीज़, पहली चीज़ तो हमें ये देखना चाहिए कि ये तमाम इसके पीछे है क्या। तो ऑब्वियस है कि अमेरिका है पीछे, ठीक है ना जी। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न पहले CPEC था, अब रशियन रिलेशनशिप है। CPEC पसंद नहीं है अमेरिका को और इस तरह कुछ वेस्टर्न पावर्स को कि यहाँ पे। लेकिन ये महंगाई की कीमत पे पेट्रोल बढ़ता देख रहे थे आप उस सिनेरियो में, अगर वैसी चीज़ें चलती रहती, या पेट्रोल अब ज़्यादा महंगा हो गया? क्वेश्चन नहीं, मेन चीज़ ये देखिए कि हुकूमत बड़े आराम से कह देती भी हम क्या करें जी, पेट्रोल बाहर से महंगा आ रहा है, या फलानी चीज़ है या फलानी चीज़ है। अवाम किधर जाए मुझे बताया ना, जिसने पे करना है। इस वक्त अवाम जो है बस तारीख में देखे 200 से ऊपर पेट्रोल चला गया। इवन मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि साइकिलें ले ली जाएं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अवाम का कोई भी इतना ख्याल नहीं रखता। और इवन इमरान खान साहब ने भी अपने आखिरी जलसे में एक आध जगह मुझे याद पड़ता है कि मैं आलू टमाटर का रेट करने नहीं आया, ठीक है ना, आपको याद होगा उसके अंदर ऐसे ही है। तो मेरा मकसद कहने का है कि अवाम का प्रॉब्लम तो आलू टमाटर ही है ना, उनका दालें प्रॉब्लम। एग्जैक्टली अभी जैसे मुजम्मिल असलम साहब जो हैं पिछले दौरे हुकूमत के, उनका बयान आ रहा था कि जी ये तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन साल शुरू होने वाला है और अवाम को कोई रिलीफ नहीं होगा। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट से ये सवाल तो बनता है कि जब महंगाई, ऑब्वियसली आप पॉलिटिशियंस हैं, आपके पास इकोनॉमिस्ट की टीम है, आप सारी सूरत हाल से बाखबर हैं, आपको पता है कि आगे क्या हालात होने वाले हैं, उसके बावजूद आप महंगाई के नाम पर आते हो, तो ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैं गुजारिश करता हूँ, एक्चुअली तो इन्होंने मियां नवाज शरीफ का प्लान यही था कि वो अगले इलेक्शन में वो आए, ठीक है ना, और फिर उन्होंने आ भी जाना था। मैं आपको बता दूँ जिस तरह वोट बैंक उनका था ना पंजाब के अंदर, खास तौर पे जिस तरह वो जीतते थे बाई इलेक्शंस के अंदर, चांसेस थे। लेकिन एक तो मियां शहबाज शरीफ साहब को बड़ा शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, बड़े अरसे की उनकी ख्वाहिश चल रही थी। अच्छा, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है ना। नंबर 2 ये था कि अमेरिका को फौरन तौर पे इमरान खान जो है उनको हटाना था, ठीक है ना, क्योंकि वो रशिया की विजिट कर चुके थे। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि ये बैरूनी साजिश है? सर्टनली है। देखिए ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं ना कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है PTI के कि इमरान खान से चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी, प्लस उनसे अपने इत्तेहादी भी नहीं संभालेंगे, और तीसरी चीज़ पे ये एलिमेंट भी। नहीं गुजारिश सुनिए ना, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब से 2-3 साल अपने इत्तेहादी नहीं संभाले गए। ये 12-13 पार्टी हैं, आप देखिएगा तो सही ज़रा। तो ये जो इलेक्शन जो हैं, इफ्तिखार चोई अपने आरिफ चोई साहब के साथ मैं एग्री करता हूँ कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है राना सखावत फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, सुन रहा था, रोजाना मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम। ये कहते थे ये इमरान खान इतनी महंगाई कर दी है, ये लोग आगे कहते थे कम कर देंगे, हर वक्त 5 मिनट के बाद ये मीडिया पे आते थे सब लोग। तो ये देखिए इन्होंने ये 60 रुपए तेल बढ़ा दिया। गरीब लोग हमारे फैसलाबाद में इतने बेचारे लोग परेशान होते हैं, जब हम तेल डालने जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जेब से 100 रुपया नहीं निकलता। मैं खुद एक दिन बेटी को छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में मैंने पेट्रोल डाला, तो एक आदमी था, तो उसने अपनी जेबें सब चेक की, तो उसकी जेब में 50 रुपए निकले। तो मैंने कहा क्या हुआ परेशान? कहता यार मैंने 100 रुपए का तेल डाला, मेरी जेब में 50 है। मैंने कहा मेरे से ले लो यार 50। कहता आज तो दे दोगे, कल मैं क्या करूंगा? बड़ा दिल दुखा उस बात। तो ये फैसलाबाद सब शहरों में ऐसा ही होगा।
ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एग्जैक्टली जब आप आवाम की पल्स को चेक करते हैं ना, वो तो बिल बिला रहे हैं और ये बात है, और डरे हुए सहमे हुए भी हैं, क्योंकि हर बंदा ये कह रहा है अभी मज़ीद महंगाई आएगी, मज़ीद महंगाई आएगी। सवाल वही बनता है कि इनको पता था कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या बजट का वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या गैप, उसके बावजूद आप आते हैं, आप महंगाई कर देते हैं और अब आप उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो आवाम तो नहीं मानेंगे। एक्चुअली मैंने वही गुजारिश की ना कि जब 12-13 पार्टियां होंगी, ये असल में PMLN की हुकूमत नहीं है, ये जेहन में रखिएगा। इसके पीछे सही जो प्ले कर रहे हैं वो जरदारी साहब है, ठीक है ना। आप देखिए जितने मिनिस्टर बन रहे हैं उनके मशवरे से हो रहे हैं, जो कुछ करा रहे हैं वही करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर PTI नहीं परफॉर्म कर पाई, अगर वैसे इम्कान ये था कि इस बजट के अंदर जिस तरह वो जा रहे थे ना, आपने देखा ग्रोथ बड़ी बढ़ गई थी, 5% बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अच्छा मूडीज ने अपनी जो है rating रैंकिंग नीचे कर दी है। जब कोविड में जब बड़ी सख्त टर्बुलेंस थी पूरी औसत में वर्ल्ड ठीक वाइड था। इकोनॉमी में, तो 2 साल मूडीज की रैंकिंग ठीक थी, अब नीचे। अब ये तो इंटरनेशनल रैंकिंग है ना। अच्छा, इस पर क्या अब कहेंगे? इम्कान ये था कि अगर इमरान खान ये बजट देते, और आई एम श्योर कि बजट बड़ा अच्छा होना था, वैसे बेहतर होना था इन हालात के अंदर, हालात के हिसाब से बड़ा अच्छा बजट होना था, और आवाम को वो रिलीफ दे जाते। और जिस तरह ग्रोथ बढ़ रही थी, अगर मजीद अगर 1 साल वो ग्रोथ बढ़ा देते तो हो सकता था अगले इलेक्शन के अंदर 2023 में उनके जी चांसेस जी, थे हमारे दोबारा। साथ एक और कॉलर मौजूद है, जावेद लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जावेद, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी जी आप? जी ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੱਕ ਤੇ ਲੜਿਆ ਖੜਾ। ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ, ਕੀ ਕਰੇ, और रोवे पिट्टे की करे? बिल्कुल बिल्कुल जावेद साहब, बात तो वाकई सच है, पर क्या करें, बात है रुसवाई की। जावेद बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी जवेद साहब सही कह रहे हैं। देखिए एक मजदूर जो है इस वक्त उसकी पेंशन पता कितनी है? 8,500 रुपये। मुझे ये बताया कैसे? वो भी अगर पेंशनेबल जॉब है आपका सरकारी इदारा, तो नहीं, प्राइवेट सेक्टर में, pensions, प्राइवेट जी। सेक्टर में जो होता है ना, EOB की पेंशन मिलती है उसको, वो मिलती है 8,500 रुपये। अब एक मजदूर जो है अगर रिटायर हो गया आफ्टर द एज ऑफ 60 और वो इस पोजीशन में नहीं है फिजिकली कोई काम कर सके, 8,500 में कैसे करेगा? वो तो रोटी नहीं खा सकता खाली बगैर सालन के। तो ये बिल्कुल मतलब मैं समझता हूँ कि लोगों के वो कंसर्न बड़े सही हैं, दुरुस्त हैं, और ये मैं समझूं कि ये अचानक जो हुआ ना सारा कुछ, इसके लिए तैयार भी नहीं थे इसलिए ना। कि तैयार भी थे नहीं थे, और फिर ये जिस तरह गवर्नमेंट ये आ गई है इनके बस में नहीं है एक्चुअली। तो अब करेगी क्या गवर्नमेंट? क्योंकि देखिए जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होता है ना, उसको आवाम के जज्बात का ख्याल रख के फैसले करने पड़ते हैं। आगे इलेक्शंस की भी आमद है। वैसे मौजूदा गवर्नमेंट में मरियम औरंगजेब साहब का बड़ा साफ बयान इस सिलसिले में आया कि जी अगस्त 2023 में इलेक्शंस होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि ये जो टाइम है, साल 1.25 साल का उनके पास, तो उसमें कुछ हालात वो बेहतर कर लेंगे, कुछ चीज़ें कंट्रोल में ले आएंगे? अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मुश्ताक सवाबी से। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक जी जी बिल्कुल ठीक, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं ये महंगाई के बारे में बोल रहा था कि अभी उससे पहले जो खान साहब की हुकूमत की बोलते हैं कि महंगाई उसने कर दिया, बहुत शोर ये लोग कम मचा रहे थे। अभी तो इतना महंगाई हो गई है कि आप यकीन जाने, लोग दुकान में जाते हैं तो हर आदमी के बस मुंह में यही बात होता है कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई के लोग बहुत ज्यादा, हर चीज महंगा हो गया है। अभी हम लोग गरीब लोग करेगा क्या? ये लोग तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक ऊपर करता है कि ये इसने इतना खाया, दूसरा उसके ऊपर करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग तो खाना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। अच्छा, इलेक्शन के बारे में मेरा ख्याल ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है जिस तरह से वो स्टेप्स ले रही है, ये जो जिस तरह के आप कह लें सख्त डिसीजन वो ले रहे हैं, जैसे पेट्रोल का बढ़ाया, गैस का 45% बढ़ गया, आपको पता रेट। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो है ये तो चाहते हैं कि 1.25 साल जो इनके पास है वो रहे, लेकिन हालात ऐसे नहीं। और मैं समझता हूँ इन द लॉन्गर इंटरेस्ट ऑफ नेशन अर्ली इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है, ताकि आवाम का मैंडेट आ जाए। उसकी वजह ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है या सेटअप है, इनको जो बाहर के मुल्क हैं उनके साथ भी कोई कंट्री रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। उनको भी पता है ये थोड़ी देर के लिए है, और एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है, किसी वक्त टूट सकती है, किसी वक्त लिहाजा मुल्क का नुकसान है। लिहाजा वो स्टेबल गवर्नमेंट के साथ IMF भी करेगा, कोई भी मुल्क अगर करेगा ना पाकिस्तान के साथ कोई इकोनॉमिकल कोई ज्वाइंट वेंचर, उसके अंदर ज़रूरी होगा कि यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट हो। अब यहाँ चूंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि ये तो रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हालात ऐसे बन जाएंगे बजट के बाद, क्योंकि इस वक्त देखें ना दो चीज़ें हैं, एक IMF के साथ एग्रीमेंट करना
और दूसरा बजट लाना। बजटरी अगर आपको पता है गैप आ जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके ऐसे ही लिए, है। और केयर टेकर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको करें। तो मुझे लगता है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस और फोरकास्ट है कि अक्टूबर में यकीनन हम इलेक्शन में चले जाएंगे। अच्छा, ये क्या ज़रूरी है? क्योंकि कहा यह जाता है क्योंकि मुश्किल फैसले लेने हैं, अभी और कीमतें बढ़नी है, पेट्रोल का भी कहा जाता है कि 270 तक लेकर के इसको जाना है, कि ये गवर्नमेंट जो कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट करेगी, या ज़रूरी है कि इंटरम गवर्नमेंट आए, वो इकोनॉमी को सीधा करे, जो मुश्किल फैसले करने करके तो फिर देन इलेक्शंस की तरफ जाएं? क्या ऐसा सेटअप आप समझते हैं कि ज़रूरी है अभी? ऐसा हो सकता है, उसकी वजह कि पिछली बार भी हुआ था, आपको याद है पिछले जब इलेक्शन हुए थे, वो जो केयर टेकर सेटअप थे उन्होंने कुछ चीज़ें बढ़ा दी थी। पेट्रोल की कीमत मुझे याद पड़ता बढ़ाई थी, वो गैस की थोड़ी बहुत बढ़ाई थी। अब प्रॉब्लम इस वक्त तो ये है कि आपकी जो मेडिसिन की रेट बढ़ गए हैं बहुत सारे। आप रोटी 2 की बजाय 1 खा सकते हैं, ठीक है ना। आप जो है वो पानी जो है 2 गिलास की बजाय 1 गिलास पी सकते हैं, लेकिन मेडिसिन आपको लेनी अगर आप बीमार हैं तो। अब मेडिसिन की रेट सुना रेट बढ़ गए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बढ़ती हैं, इसका इम्पैक्ट आपकी तो पूरी इकानमी पे होता है। उसकी तमाम ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ जाती है, तो वो रॉ मटेरियल है उस जो भी बिल्कुल। कुछ और है। आप मेडिसिन की बात करें, अभी जैसे हम बात करते हैं, जिनाब अक्सर कहते हैं कि जी श्रीलंका है, बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है इवन अभी भी जबकि इतने बुरे हालात हैं, श्रीलंका में सारा इलाज फ्री है। मतलब चाहे आपकी हार्ट सर्जरी है, आप जाएं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपकी हार्ट सर्जरी फ्री हो जाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है पाकपतन से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है कौन जी। बात कर रहे हैं? राव शफीक बात राव शफीक साहब। जी जी राव शफीक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं नॉन लीगर सपोर्टर हूँ। ओके। तो आज से 2 महीने पहले तक तो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है ये पीडीएम थी, और ये चीख के कह रहे थे कि हम आके महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, महंगाई बहुत हो गई है, गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है। हमने भी मतलब इनको वेलकम किया, ठीक है जी, आ गए हैं। अब ये किसी इलेक्शन के नतीजे में तो नहीं आए, ये तो मतलब हुकूमत को गिरा के आए हैं ना। बिल्कुल। क्या इनको ये पता नहीं था कि मुल्की हालात ऐसे हैं? क्या इनको पता नहीं था कि आलमी हालात ऐसे हैं? अगर इतने ही हालात खराब थे, इन्होंने ये अपने तोक गले में क्यों डाला है? बिल्कुल। अगर डाला है तो फिर अवाम को कुछ रिलीफ दे के बताए ना। ये 2000 रुपए का चूं चूं मुरब्बा इन्होंने बना दिया है। ये 2000 रुपए को क्या सुनेगी अवाम? या पूरे 22 करोड़ अवाम को 2000 रुपए दे देंगे? ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इन्होंने लगाया है जी, उसके मुताबिक मिलेंगे जी। उसमें सारे हकदारान हैं। उसमें 22 ग्रेड के अफसर क्या शामिल नहीं थे जो 1000 रुपया महीने के हिसाब से 300 बंदों के खाते के लेके खा रहे थे? तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हुए भी। अच्छा, तो राव शफीक साहब ये बताइए कि जब आपको लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन आपके मसाइल का हल है? देखिए, इन हालात में तो इलेक्शन होने ही चाहिए। ओके, सही है, क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है ना कि खजाने खाली हैं और अभी और मुश्किल फैसले कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफीक साहब, आपने कॉल की। एग्जैक्टली वही वाली बात कि जब वो कह रहे हैं कि जब ये आए थे और गवर्नमेंट गिरा के आए थे और महंगाई की, तो फिर अवाम तो सवाल करते हैं। आज हमने अवाम की पल्स इसीलिए चेक करने की कोशिश की कि अवाम क्या सोचते हैं। अब ये जो मर्जी रीजंस दे दें, वही राव शफीक साहब का जो सवाल है वही हुकूमत से किया जाएगा कि क्या आपको पता नहीं था। अच्छा, दोबारा चलते हैं हम उसी सेटअप के ऊपर। आपको नज़र आता है कि जो इमरान खान है अब दोबारा लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? क्योंकि जैसे कि अभी हमने आरिफ चौधरी साहब ने भी कहा कि जी जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। अब जैसे राव शफीक साहब ने कहा मैं नून लीग का सपोर्टर था। ऑब्वियसली हमारी तो सोसाइटी पोलराइजेशन भी इतनी ज़्यादा हो गई कि आपस में बिल्कुल अदम बर्दाश्त की एक फ़ज़ा है, वो भी ये बोल रहे हैं आप। तो इससे तो फिर जो हुकूमती पार्टी है, जो पोलिटिकल पार्टी, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, दे आर लूजिंग देयर वोटर्स। एक्चुअली इमरान खान साहब का यही प्रॉब्लम रहा है। यू टर्न जो कहते हैं थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम ये ना। उन्होंने एक तो मेरा ख्याल में जो कॉल दे दी थी, शायद उसको थोड़ा और लेट कर लेते। ओके, आपको पता लेकिन बड़ा पावर शो हो रहा था, ठीक है बड़े ना? जलसे हो रहे जो थे। भी नहीं, जो भी कुछ है वो ठीक है, अवाम के साथ हैं, अभी भी है। अभी वो 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो मेरा असेसमेंट है कि वो जीतते हैं। अच्छा, अब ये कि अगर आ ही गए थे, वर्कर्स मार खा के यहाँ पहुँच ही गए थे, तो उनको कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए। कैसे लगता है कि ज्यादा लोग नहीं निकले और नहीं, पकड़ धकड़ की वजह से? मेरी गुजारिश सुने, जितने लोग यहाँ पहुँच गए थे, पता जो चला, हमारा जो असेसमेंट है, ये जो ब्लू एरिया सारा भरा हुआ था। यहाँ पे दुनिया थी सारी ना, जना एवेन्यू के ऊपर, आप देखिए ऐसे ही है। अब वहाँ पे जब इतने भी जो लोग आ गए, ये बैठ जाते वहाँ पे कहीं ना किसी ऐसी जगह पे, मुनासिब जगह पे। लेकिन शेलिंग हो रही है, नहीं, डी चौक ना जाते, मेरी मेरी गुजारिश सुने, डी चौक ना जाते, परेड ग्राउंड में चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल वक्ती तौर पर वहाँ पे बैठ जाते, फिर आहिस्ता से आप कब तक रास्ते बंद रहते,
फिर खुलने से लोगों ने आना शुरू हो जाना था, पंजाब से भी, इधर से भी, उधर से भी, और वहाँ पे एक अच्छा खासा हो जाना था, एक गैदरिंग अच्छी खासी हो जानी थी। तो वो जो कॉल ऑफ किया, उससे मैं आपको बताऊं कि थोड़ा हर्ट हुए हैं जो पीटीआई के वर्कर्स भी, वरना क्योंकि उन्होंने मारे खाई उस दिन। आप देखा सारा दिन सब ने बड़ी स्ट्रगल के बाद वो यहाँ पहुँचे हैं, और आते वो जो उनका समर मिलना था, आके वो रिलैक्स करते, और उसके बाद हल्की फुल्की तकरीरें चलती ही रहती। तो वहाँ पे 2-4-5 दिन बैठे तो लोगों ने आ जाना था, क्योंकि रास्ते जितने रास्ते बंद हुए थे, इतने रास्ते पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा देर बंद नहीं रखे जा सकते, ठीक है ना। अब इसमें उन्होंने आते ही कॉल ऑफ कर दिया उसको, एंड दैट वाज सरप्राइज, एंड पीपल थिंकिंग कि कोई डील हो गई है, वेयर एज की डील नहीं हुई, बाद में साबित और हुआ। वो ये सोच रहे थे कि शायद तसादुम होगा, जो हुकूमती इदारे, रियासती इदारे और वहाँ नहीं, उसका इलाज था। जानों का नुकसान हो। नहीं, उसका इलाज ये था ना कि वहाँ डी चौक ना जाते फिलहाल, बाद में चले जाते, कोई मतलब कुछ दिन डाल, 2-3 दिन डाल के। पहले तो ऐसे ही किया था ना इन्होंने, आपको याद होगा, जब पहले उन्होंने धरना दिया था, ये कश्मीर हाईवे पे आए थे, जिसको श्रीनगर हाईवे कहते हैं, फिर बाद में डी चौक, 2 दिन बाद शायद डी चौक चले गए थे। तो यहाँ पे आके ही रुक जाते, परेड ग्राउंड में चले जाते। हुकूमत ने खुद भी वो जगह दी हुई थी कि परेड ग्राउंड ले लें, या वो जो HL11 वाला इलाका है, जो वो जो क्या गालबन 9/11 शरीफ के, अच्छा, तो वो परेड ग्राउंड द वाज बेस्ट, कि सेफ जगह थी, और बिल्कुल एक ऐसी जगह पे है जो बिल्कुल किनारे पे है, श्रीनगर हाईवे के ऊपर, जो भी ट्रैफिक दूसरे ज़िलों से आती है वहाँ आ जाती है। वहाँ 2 दिन टिकते, रुकावटें खुद ही खत्म हो जानी थी ऑटोमेटिकली। लेकिन अब आगे आप क्या होता देख रहे हैं? आगे अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनका, चूंकि बड़ी मुबारकें मिली, आपने देखा वज़ीर दाखिला साहब को, उन्होंने ज़ाहिर वो कामयाब रहे हैं, जो भी है, चाहे उन्होंने तशद्दुद किया, जो मर्जी किया, मतलब अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको बड़ा कामयाब करार दे रहे हैं। अब ये कि इनको जो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि पहले तो ये करें कि ये अपने अपने शहरों के अंदर धरने दें, बजाय इधर इकट्ठा आने के ना। एक ग्रुप इधर आ जाए, बाकी सबको हुक्म दें कि भी पंजाब वाले लाहौर में धरना दें, ठीक है, KP वाले पेशावर में दें, या लेकिन ये होगा, आप ये होता देख रहे हैं, ये करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अब ये 1.25 साल गुजारना चाहती है, ओके, ठीक है, और जिस कुव्वत ने ये हुकूमत हटाई है, जो इल्ज़ाम लग रहा है मुबीना तौर पे, वो जो है वो भी नहीं चाहेगी कि भाई इमरान खान वापस आए। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी है कि जो बंदा एक बार उतरा है इस तरीके से, वो अगली हुकूमत में नहीं आया। ये भी उठा के आप देख लें, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, आप बेनज़ीर को देख लें, आप मियां नवाज शरीफ को देख लें, एक टने और दरमियान में खाली आता उनका, ठीक है। तो अब ये है कि इमरान खान जो है उनको बड़ा इसके अंदर, मैं समझता एक तो ये कि अपनी वो थोड़ा ख्याल करे, ऐसे बयानात ना दे जो कंट्रोवर्शियल बने, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो हमारे मसल्ला अफवाज है ना, जो वो हमारी नेशनल फोर्स है, उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान खड़ा है, कुर्बानियां दे रहे हैं, उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ राइस साहब, आप तशरीफ़ लाए और गुफ्तगू रही जी। हमने एक आवाम का भी सेंटिमेंट लेने की कोशिश की, उनकी पल्स चेक करने की कोशिश की कि आवाम क्या सोचती है और क्या पॉलिटिकल सिनेरियो